एक बार फिर हम शुरू करते हैं। मॉडल पेपर सेट 1 हमने पिछली वीडियो में किया था, क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने किया था और हम फिर शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ाते हैं। इस सेकेंड वीडियो में आप ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज़ को। बहुत फास्ट करना जरूरी नहीं है और समझने के लिए हमें स्लो करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। तो मॉडल पेपर सेट 1 फिर आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 21 से लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन 21 को ध्यान से देखिए। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो गेनिंग रेशियो हम कब निकालते हैं? गेनिंग रेशियो अगर कोई आता है तो हमें गेन नहीं होता, जब एडमिशन लेंगे तो गेन नहीं होगा बल्कि सेक्रीफाइस होता है। हाँ, जब कोई बंदा जाता है छोड़ करके तो कैसे जाता है? या तो किसी की डेथ हो जाए या कोई रिटायरमेंट हो जाए, तब हमें उसका हिस्सा खुद मिल जाता है। वो चला गया तो उसके रेशियो का कुछ पोर्शन हमें मिल जाएगा। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है इस प्रकार वो गेन करते हैं। तो लिखा है कब गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सेक्रीफाइस होगा। बी है अवकाश ग्रहण का समय, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार जब कोई रिटायर करता है तो उसके हिस्सा बचे हुए पार्टनर को मिल जाता है, यानी वो गेन करते हैं, तो उस समय निकालते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय। इसका मतलब है कि जब कोई रिटायरमेंट लेता है पार्टनर और रिवैल्यूएशन अकाउंट पर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जब पुनर्मूल्यांकन खाता हम लोग बनाते हैं तो उस पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ध्यान रखना कि पार्टनर एक रिटायर होकर जा रहा है तो कहता है कि रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय, तो वो लॉस या प्रॉफिट कौन कौन बांटता है? तो ये लिखे हैं कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो रह जाते हैं वो बांटते हैं, गलत है। ये लिखते हैं बी में सभी साझेदार द्वारा, ऑल पार्टनर्स, ऑल का मतलब जो बच जाएंगे वो भी और जो रिटायरमेंट ले रहा वो भी, ये ऑल पार्टनर्स हो गए। कहता है कि न्यू पार्टनर, इसका तो कोई सवाल नहीं है न्यू पार्टनर का, नन ऑफ दीज। तो इसका बी सही उत्तर होगा, ऑल पार्टनर्स, यानी जो बच गए हैं पार्टनर हो अब प्लस जो रिटायरमेंट ले रहा है वो, यानी कि ऑल पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट पर लॉस या प्रॉफिट को बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर accumulated profits should be credited to the capital account of। जब रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनर तो जो पहले से प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो किसके कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा? ध्यान रखना, रिटायरमेंट हो रहा है तो देखिए किसके पूंजी में। पहले कहता है कि ऑल पार्टनर्स, जरा अगला देखिए, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स। यहाँ देखिए तो जो 23 का हमारा जो है किसमें, 23 का किसमें जाएगा? जब हिसाब करेंगे हम ऑल पार्टनर्स, तो 23 का ऑल पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के हिस्सेदारी को हम लोग बांट देते हैं, क्योंकि सबका हिस्सा है उसमें, तो ऑल पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले से कमा कर रखा हुआ है इसलिए सभी पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसे ए इसका आंसर होगा। 24 देखते हैं, मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके ... को किया जाता है। मृतक, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो वो तो है नहीं लेने के लिए अपना हिसाब, तो उसके नाम के जो संपत्ति, जो पूंजी की राशि, जो कुछ उस फर्म में निकलता है, कोई तो होगा जिसको पेमेंट किया जाएगा। वो बेचारा तो चला गया, वो तो मर गया, तो देखते हैं किसको देने के लिए बोलते हैं, कौन सा सटीक होगा इसमें। पिता, फादर को थोड़ा कहना मुश्किल है, दोस्त को ये भी कहना मुश्किल है, पत्नी को कहना मुश्किल है, चूँकि इन पर लड़ाइयाँ होती हैं। फ्रेंड को दे ही नहीं सकते पेमेंट, फादर को भी कानूनी रूप से नहीं दे सकते, वाइफ को भी बहुत मुश्किल है देना,
तो जो उत्तराधिकारी हैं, निष्पादक, एग्जीक्यूटर्स को ही, जिसको बनाया होगा उत्तराधिकारी, उसको मरने के बाद उसका हिसाब दिया जाएगा। तो इसमें 24 का जो आंसर होगा डी होगा। अगर पत्नी को सही मानोगे तो क्या पता कई पत्नी आ जाएंगे, फिर हम पत्नी हैं भी साबित करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्त तो बाहर के हमको दे नहीं सकते। फादर में भी डाउट है, सौतेले फादर है, कौन से फादर ये पता नहीं है। तो कानून के नज़र में सबसे उचित व्यक्ति वही होता है जिसको उस पार्टनर ने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी बना दिया है, नॉमिनेट कर दिया है, या फिर जो ऑफिशियल रिसीवर है, जो कानूनी व्यक्ति है, एग्जीक्यूटर, वो सही आदमी है जिसको पेमेंट दिया जाता है और बाद में जिसको देना हो देता रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एक ... खाता है। नेचर पूछ रहा है इसमें, कौन सा खाता है? साझेदारों के जीवन पॉलिसी जब भी लेते हैं इंश्योरेंस, हम किसी आदमी के नाम पर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस वो पर्सन के जीवन पे ले रहे हैं, उन सारे पर्सन का डिटेल या नाम लिखा जाएगा और वही अकाउंट खोल दिया जाता है। तो आप सोच के देखिए, पर्सन के नाम से जो अकाउंट होता है वो पर्सनल होगा, तो नॉमिनल अकाउंट तो है नहीं, नाम मात्र खाता तो नहीं है। एक दिखाई पड़ रहा है बी, पर्सनल अकाउंट, दायित्व भी नहीं है, एसेट भी नहीं है, ये पर्सन के नाम से खोला जाता है अकाउंट, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। बी इसका आंसर है बी। 26 मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाता है। अगर कहीं बात एग्रीमेंट में अगर नहीं लिखी गई है तो जिस डेट को कोई पार्टनर की मृत्यु होती है, जिस डेट को मृत्यु होती है, उस तिथि तक के ब्याज की बात चलती है। तो अब उसमें रेट की बात है, तो कानून जो प्रोविज़न है, और वो प्रोविज़न है, आप देखिए ध्यान से, 6%। तो करंट में है 6% कि जो मृतक है उसकी पूंजी नहीं लौटा पाया, आप रखिएगा तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा 6% की दर से देना पड़ेगा। तो इसका आंसर है सी। 26 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर वसूली खाता है। ये भी नेचर पूछ रहा है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है तो एक बनाते हैं वसूली खाता, और रियलाइजेशन अकाउंट, उस पर या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो जिस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस का पता लगता है उसका हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब देखिए कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। इस प्रकार 27 का आंसर होगा बी, नाम मात्र खाता। ध्यान रखना है, जिस अकाउंट से हमें लॉस या एक्सपेंस या इनकम का ज्ञात हो, पता चलता हो, उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। 28 नंबर वसूली व्यय को वसूली खाता के किस भाग में लिखा जाता है? वसूली व्यय, रियलाइजेशन एक्सपेंस, जब फर्म बंद होती है, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो हम लोग वसूली खाता बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। जो जितने खर्चे वर्चे आ जाते हैं रियलाइजेशन पर, उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। ये कह रहा है किस भाग में लिखते हैं, तो पहला ही आंसर दिखाई 28 का डेबिट साइड। ए 29 फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को दर्शाया जाता है। जब हमारे फर्म बंद हो जाए, डिसॉल्व कर जाए, तो पहला खाता बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली। दूसरा हम लोग खाता बनाते हैं पार्टनर्स के लोन अकाउंट, अगर लोन है तो। तीसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। चौथा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बनाते हैं बैंक या कैश अकाउंट। ये एक ऑर्डर है बनाने का। अब इनमें जो सूचनाएं दी रहेंगी उस पर आधारित हम अकाउंट बनाते हैं। तो पहला बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो पार्टनर के लोन है, साझेदार के ऋण खाते की राशि को दिखलाते हैं। तो जब साझेदार के पार्टनर का लोन है तो उसके लोन खाता हम दिखाएंगे, अलग से बनाते हैं। इसमें है पार्टनर्स लोन अकाउंट, रियलाइजेशन में जाएगा नहीं, पार्टनर्स करंट में जाएगा नहीं, नन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा। पार्टनर्स के लोन को पार्टनर्स के लोन अकाउंट में दिखलाते हैं।
बी आंसर होगा इसका। 30। फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों वसूल हुई राशि को किस खाते में जमा किया जाता है? जमा मतलब क्रेडिट किया जाता है। जब फर्म हमारी बंद होती है, समाप्त होती है, संपत्तियों को हम लोग बेचते हैं, पैसा वसूलते हैं, बाहरी दायित्वों को चुकाते हैं। उसी क्रम में संपत्ति जब बेचते हैं तो संपत्तियों को बेच कर जब वसूलते हैं, वसूली खाता के सीआर साइड में लिखते हैं, वसूली खाता को सीआर साइड में लिखते हैं। और जब दायित्वों को चुकाते हैं तो वसूली खाता के डीएस में लिखते हैं। तो सवाल यही कह रहा है कि जब फर्म का विघटन हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो अलिखित संपत्ति से वसूली। अलिखित मीन्स ऐसी संपत्ति जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हमारे बैलेंस शीट में ये संपत्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब व्यापार बंद हो रहा है, इसलिए कहीं न कहीं कोने कातर में कहीं होगा, उसको बेचना पड़ा, तो सीधे कैश तो आ गया, हमको मिल गया। और इस प्रकार वसूली खाता के सीआर साइड में इसको लिखते हैं। कैश रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन सीआर साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा, तो साइड तो नहीं दिया है लेकिन वसूली खाता दिखाई पड़ रहा, तो क्रेडिट कर दिया, तो ये है सी। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि क्रेडिट ऊपर ही लिख दिया है क्वेश्चन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर साइड में होगा। क्वेश्चन नंबर 31। समस्त ऋणों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? इन विच अकाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपने डिवेंचर पढ़ा होगा। डिवेंचर एक प्रकार के वो लोन है, कर्जा है, इसमें कई रूल्स हैं कंपनीज एक्ट में। तो हम लोग इसमें DRR एक रिजर्व खड़ा करते हैं, क्रिएट करते हैं। आपको पता होगा 15% कम से कम 15% उसका फेस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। और जब सारे सेटलमेंट कर लेंगे, जब हम डिवेंचर के अमाउंट को वापस कर दें, पार्टी को वापस ख़त्म कर दें, तो अंत में ये जो DRR का जो अमाउंट है, इसको जनरल रिजर्व में भेज दिया जाता है। तो वही सवाल पूछ रहा है, इन विच अकाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब रिडेम्पशन हो चुका है तो किस खाता में ट्रांसफर करते हैं? तो सीधे उसका खाता है जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी बी आंसर है इसका। 32। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता हुआ, जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनके लिमिटेड लिएबिलिटी है, अनलिमिटेड नहीं होता। यानी जितने शेयर, जितने वैल्यू का वो शेयर खरीदे हैं और उस शेयर का जितना अमाउंट ये पे कर चुके हैं और जो बैलेंस रह गया है बाकी, उतने तक उनके लिएबिलिटी है लिमिट। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि द लिएबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। तो इसमें आप देख सकते हैं 32 का ए आंसर होगा इसका। 33। कंपनी अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। पहली बात कि अब नए कानून के हिसाब से शेयर को हम लोग डिस्काउंट पर जारी नहीं कर सकते हैं। पहले होता था, थोड़ा सेक्शन भी चेंज हो गए हैं। तो इसमें 2 सेक्शन है। एक तो सेक्शन है जो 53, जिसके अनुसार हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, और दूसरा सेक्शन है 54, जिसके अनुसार हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के वो एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो कंपनी को टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसको स्वेट शेयर कहते हैं। तो ये सवाल कह रहा है कि किस सेक्शन में नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, और वो सेक्शन है 53, यानी 33 का हो जाएगा। अच्छा, अगर सवाल ये चेंज हो गया कि किए जा सकते हैं किस सेक्शन में, तब बन जाता है वो आंसर सी बन जाता, लेकिन कह रहा है कि नहीं किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है ज़रा इसका, कि इसमें है कि डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए है सेक्शन 53, और किए जा सकते हैं डिस्काउंट पर, किसको? पब्लिक को नहीं, जो कंपनी के टेक्निकल सपोर्ट देने वाले हैं, जो इसके डायरेक्टर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, उस शेयर का नाम भी है स्वेट शेयर, तो उनको किए जा सकते हैं
उसके लिए सेक्शन है कंपनी में सेक्शन 54, बट सवाल के अनुसार जवाब होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 अंश आवंटन कहलाता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज देखिए यहाँ पर भी नेचर पूछ रहा है कि शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इस तरह का नाम पढ़ा होगा आपने। ये जितने कॉल अकाउंट है, अलॉटमेंट अकाउंट, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसलिए वही पूछ रहा है, इसमें नॉमिनल अकाउंट तो है नहीं, रियल अकाउंट तो है नहीं, तो पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी। ये जितने अकाउंट, यहाँ पर तो सिर्फ अलॉटमेंट का बोला, हमने सब रिपीट कर दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये सारे कॉल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं 35 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन अंकित मूल्य के कितने के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय में अवश्य हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एन अमाउंट इक्वल टू डॉट डॉट ऑफ द डिवेंचर्स इशू मस्ट बी ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR बिफोर रिडेम्पशन बिगिंस। अभी थोड़े पहले मैंने बताया था कि कम से कम उनके फेस वैल्यू का 25% ट्रांसफ़र होना चाहिए DRR में। तो इस प्रकार 35 का जो आंसर होगा वो ए होगा आंसर, इससे कम नहीं कर सकते। अगला पॉइंट 36 प्रत्येक कंपनी जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है, वह अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋण पत्रों की राशि का कम से कम कितना प्रतिशत प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करेगी या विनियोजित करेगी। इसमें भी सिंपल से 15 इसमें आना चाहिए। कम से कम 15% तक बैंक में विनियोग कर देना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और उसके डेट भी 30 अप्रैल तक, अगले साल के 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन, इसमें कुछ नाम लिखा है, नेचुरल पर्सन कह रहा है, पार्टनरशिप फर्म कह रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन। हम सब जानते हैं इस कंपनी के डिफिनेशन में ही लिखा हुआ, कंपनी के डिफिनेशन में लिखा हुआ है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कोई कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बॉर्न इन द आइज ऑफ लॉ। दोनों मैंने बात कही, दोनों में वही चीज़ है, आर्टिफिशियल बनावटी आदमी है, ये असली आदमी नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा बी। 38 डिवेंचर है क्या? हमने पहले बात करी थी, कर्जा है, लोन है कंपनी के ऊपर। अब देखते हैं क्या दे रखा है। लिखा है लोन सर्टिफिकेट, नीचे लिखा है क्रेडिट सर्टिफिकेट, गलत है। कैश सर्टिफिकेट भी गलत है, नन ऑफ दिस ये भी गलत है। तो पहला इसका आंसर होगा लोन सर्टिफिकेट। एक कागज़ का टुकड़ा है जिसमें सर्टिफाइड किया गया है, कंपनी ने इशू कर दिया उन लोगों को जिन लोगों ने डिवेंचर के नाम पर पेमेंट दिया है। तो तरह के लोन का प्रमाण पत्र है यह। 39 ऋण पत्रधारी होते हैं जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं, उनको हम लोग डिवेंचर होल्डर कहते हैं, हिंदी में ऋण पत्रधारी कहते हैं। तो ये लोग कंपनी के लिए क्या है? कस्टमर हैं? नहीं है, ये कंपनी के लिए महाजन है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, चूंकि महाजन है कंपनी के, ऑनर है नहीं है, नन ऑफ दिस। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कई बार लोग इसको ऑनर समझ लेते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ऑनर नहीं है, उन्होंने तो कर्जा दिया है। कोई किसी कंपनी को कर्जा देगा
किसी बिजनेस को कर्जा देगा तो मालिक थोड़े कहलाएगा, वो तो महाजन कहलाएगा। इस प्रकार जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, कंपनी को इन्होंने डिवेंचर के माध्यम से कर्जा दिया है, इसलिए ये लोग मालिक नहीं हैं बल्कि उसके महाजन हैं, लेनदार हैं, क्रेडिटर हैं। इसलिए 39 का आंसर होगा सी।